हेलो। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अपने वर्क के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ा है। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। सो कंजर्वेटिव फोर्स कब होता है और उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। जो आपने लर्न किया था वो ये था कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होंगे जिसके लिए वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। सो वर्क डन बाय दोज फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट। और एग्जांपल के लिए आपने देखा दो एग्जांपल आपको ऑब्वियसली मिले थे। वन वॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ कंजर्वेटिव फोर्स जो हम लोग कॉमनली यूज़ करेंगे, और स्प्रिंग फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये एग्जांपल था। और भी एग्जांपल आगे आने वाले हैं। इस स्प्रिंग फोर्स को कई बार हम लोग इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। एंड इन फ्यूचर आप लर्न करोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, दे आर आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। और पॉइंट इज़ कि इनका जो वर्क डन होता है वो पाथ में इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये भी लर्न किया था कि पाथ से इंडिपेंडेंट होना इज़ इक्विवेलेंट टू से कि उनका जो वर्क डन है किसी भी क्लोज्ड पाथ पे अगर आप जाओगे, क्लोज्ड पाथ पे जाओगे तो उनका वर्क डन ज़ीरो आता है। सो अगर आप ए पोजीशन से चलते हो और कोई फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव नेचर है और रिटर्न होकर के वापस ए पर आता है पार्टिकल मूव करते हुए, तो इस इंटायर जर्नी में इस क्लोज पाथ में वर्क डन ज़ीरो रहता है। सो इसके लिए हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस और डी आर। और अगर क्लोज पाथ होता है तो मैथमेटिकल कन्वेंशन ऐसा रहेगा कि यहाँ पर हम लिमिट को इस तरह से भी लगा सकते हैं। सो अगर कभी इंटीग्रेशन में इस तरह का सर्कल बना दिया जाए, इसका मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और इसका इसका जो लिमिट है वो इंटायर पाथ है, इंटायर क्लोज्ड पाथ है, राइट। सो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्लोज्ड पाथ है। सो हम बोलेंगे कि ये ओवर क्लोज्ड पाथ है। सो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि अगर ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो यू कैन राइट इन दिस मैनर। और कई बार एग्जाम में भी इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू बताइए, एफ सी डॉट डी आर, फाइंड दिस वैल्यू वेयर एफ सी इज रिप्रेजेंटिंग अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप बोलोगे दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमेशा ज़ीरो रहने वाला है। क्यों ज़ीरो रहने वाला है? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आप निकाल रहे हो और किस पाथ पर निकाल रहे हो, क्लोज पाथ पर निकाल रहे हो, और वो हमेशा ज़ीरो रहता है। जहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना है कि जो एफ सी लिखा गया है दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब इस कंजर्वेटिव फोर्स का नाम क्या है चलेगा, वेदर इट्स ग्रेविटेशन, इलास्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और कोई भी नाम दिया जाए। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कंजर्वेटिव का वर्क डन इन क्लोज पाथ हमेशा ज़ीरो रहने का, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसे भी फोर्स दिए जाएंगे जो इतने ऑब्वियस फोर्सेस नहीं होंगे और उनमें से अपने को ज़रूरत पड़ सकती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर दैट फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव और नॉट। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि एक फोर्स जो गिवन है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो लेट्स से आपको एक ऐसा फोर्स देता है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप, और आपसे पूछता है कि बताइए कि ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। सो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, सो उसको डिसाइड करने के लिए एक अपने पास मेथड है। सो उस मेथड को आप यूज़ करोगे, मैथमेटिकली सॉल्व करोगे और वहाँ से डिसीजन बनेगा। क्या करना होता है, उसके लिए एक डिटर्मिनेंट पकड़ेंगे। सो इस तरह से एक लाइन बनाएंगे डिटर्मिनेंट में और यहाँ पर बनाएंगे, और इस पर रोज़ और कॉलम्स होते हैं वो आपको पता है। तो फर्स्ट रो पे आप यूनिट वेक्टर्स को लिखने वाले हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर एक सेकेंड रो आएगी, एक थर्ड रो आएगी। इन सेकेंड रो आप इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव के सिंबल्स बनाएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं जो हम लोगों ने कभी पढ़े थे। और इसके बाद करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो आपको गिवन है उनको यूज़ करेंगे। सो दिस विल बी एफ एक्स, दिस विल बी एफ वाई, दिस विल बी एफ जेड, और इसको चेक करेंगे। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यू नो हाउ टू एक्सपेंड इट। इसको एक्सपेंशन करेंगे और इसकी एक वैल्यू आएगी। फिर हम क्लेम करेंगे कि अगर इसकी वैल्यू आपको ज़ीरो मिलती है, सो इफ़ दिस कम आउट टू बी ज़ीरो
then the conclusion is that F is conservative force. और अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है तो हम बोलेंगे इट्स नॉन कंजर्वेटिव. सो इट्स बोथ वेज ट्रू. सो कभी कंजर्वेटिव चेक करना हो, यू जस्ट फॉलो दिस पॉइंट. एक एग्जांपल पकड़ते हैं और इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स से कि आपको एक दिया गया है फोर्स F की वैल्यू और कुछ ऐसा बोल रहा है दिस इज़ लेट्स से एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप. ये एक फोर्स है और आपसे पूछता है कि चेक वेदर इट्स कंजर्वेटिव. चेक वेदर इट इज़ कंजर्वेटिव. सो अगर ये अपने को चेक करना होगा, सो नाउ यू कैन पॉज एंड यू कैन सी क्या करना है और मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करता हूँ और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे इसको ओपन करते हैं. सो आई कैप जे कैप के कैप आप लगाएंगे और नेक्स्ट रो पे लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड. सो आई के साथ एक्स रहेगा, यहाँ पर एक्स रहेगा, ये पूरा एक्स कॉलम है, ये वाई कॉलम है, ये जेड कॉलम है. इस तरह से आप याद रख सकते हो. और थर्ड रो पर यहाँ पे एक्स कंपोनेंट आएगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, राइट. सो आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, हेयर यू विल फाइंड जेड स्क्वायर और इसको आप एक्सपेंड करेंगे. नाउ लेट्स एक्सपेंड इट. व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सपेंड. तो फर्स्ट ये आप जानते हो एक्सपेंशन के रूल. इसके करस्पॉन्डिंग रो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को हम लोग हटा देते हैं, फिर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको सबट्रैक्ट करते हैं, राइट. उन रूल्स को अगर यूज़ करेंगे तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर. ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे आपको याद रखना होगा. वो पॉइंट ये है कि जब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, राइट, तो इसको हम बाहर रखेंगे क्योंकि ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर इस पे लगेगा. मतलब हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि वाई, इसको इस वाले टर्म को ऐसा नहीं लिखेंगे वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल जेड. अदरवाइज इसकी कोई मीनिंग नहीं रहेगी क्योंकि ये ऑपरेटर है, इसको किसी के ऊपर ऑपरेट करना होता है. सो इस इनका ओरिएंटेशन या इसका ऑर्डर इस तरह से रखेंगे, ऑपरेटर पहले रहेगा फिर उस पर अप्लाई करेगा, जैसे इसका ऑपरेटर पहले था और इस पर अप्लाई हुआ. सो दिस विल बी द वे टू सॉल्व इट. इसके बाद आप आते हो जे कैप पे. सो माइनस जे कैप, जे कैप के साथ आप इस कॉलम इस रो को हटा देंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड देन फाइनली एक के कैप भी आने वाला है. उस के कैप के लिए आप थर्ड और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाएंगे. तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यू कैन चेक, माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर. ना ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और रूल्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको पता रहते हैं कि अगर इसको सॉल्व करना है तो ये y के रिस्पेक्ट में, y को छोड़ करके बाकी सबको आप कांस्टेंट ट्रीट करते हो तो आप पाओगे कि ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि y नहीं था. इस पर z से डिफ्रेंशिएट करना था, z नहीं था. सिमिलरली यहाँ पर आपको x से डिफ्रेंशिएट करना है, x नहीं है. यहाँ पे z से डिफ्रेंशिएट करना है, z नहीं है. और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी टर्म क्या होने वाले हैं, ज़ीरो होने वाले हैं. तो ओवरऑल टर्म कैसा आ गया, ज़ीरो. सिंस ये ज़ीरो आ गया तो हम क्लेम कर सकते हैं कि जो गिवन फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है. गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव. दैट्स हाउ वी कैन प्रूव इट. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर और वर्क से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं. लेट्स से कि अपने पास कोई एक बॉडी है, एनी बॉडी, और इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. Let's say it is having force F1, it is having force F2, it is having force F3, and it is having force F4 or whatsoever. So several forces are there and it causes some displacement. So this body goes somewhere there, right? So यहाँ पर आपसे वर्क डन के बारे में पूछ सकता है. अभी तक आपने जो फॉर्मूला लर्न किया वो ये था कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज गिवन एज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. तो किसी भी फोर्स का वर्क डन हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जिसमें ये W इज़ द वर्क डन बाय दिस फोर्स F. और अगर W नेगेटिव आता है तो आप बोलते हो कि दिस वर्क इज़ बीइंग डन अगेंस्ट द फोर्स F. ये टर्मिनोलॉजी लर्न की है. बट अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे तो आपको नेट वर्क डन निकालना पड़ेगा. सो नेट वर्क डन में नेट फोर्स यूज़ करना पड़ेगा. तो
उसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से ऐसा लिखते हैं, वर्क डन बाय नेट फोर्स। हाउ टू कैलकुलेट नेट फोर्स, ये आपने लर्न किया क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम सभी फोर्सेस को वेक्टर सम करते हैं। सो एफ नेट की वैल्यू आएगी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। सो सभी वेक्टर्स को हम सम करने वाले हैं। तो यहाँ से नेट फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। नाउ ये जो नेट फोर्स है ये भी एक फोर्स है, और अगर इसका वर्क डन निकालना है तो इसी फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना होगा। ऐसा करने से आपको उसका वर्क डन निकल आएगा। तो लेट्स से कि हम नेट वर्क डन निकालते हैं। जब हम लिख रहे हैं डब्ल्यू नेट, इसका मतलब ये वर्क डन है नेट फोर्स का। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन नेट फोर्स डॉट डी आर। ना लिमिट्स जहाँ से जहाँ जा रहा होगा, इनिशियल से फाइनल लिमिट्स यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एफ नेट की वैल्यू तो आपको ये पता है। यहाँ पे मैंने 4 फोर्सेस कंसीडर किए हैं, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फोर्सेस। तो आप इनकी वैल्यूज़ को प्लेस कर सकते हो। तो ये बनेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। इफ़ दे आर मोर देन 4 तो आप इसको कैरी कर सकते हो डॉट डी आर। ना इसको अगर और फर्दर लेके जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये एक सम लिखा हुआ है और इस पर ये डॉट है और इसके साथ ये वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा है डॉट के फैशन में। और हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि इसको हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन F1 डॉट डी आर प्लस F2 डॉट डी आर प्लस F3 डॉट डी आर एंड सो ऑन। सो अगर यहाँ पे मैंने 4 तक लिया है तो लेट मी राइट अप टू 4 टर्म्स, और दिस इज द इंटीग्रेशन वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड। मोरओवर आप जानते हो कि इंटीग्रेशन भी एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका मतलब इसको भी हम अंदर ले जा सकते हैं। जब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा F1 डॉट डी आर प्लस इंटीग्रेशन F2 डॉट डी आर प्लस इंटीग्रेशन F3 डॉट डी आर प्लस इंटीग्रेशन F4 डॉट डी आर। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हो क्या रहा है, क्या हम फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ये कौन सा है फर्स्ट टर्म? इज इट द वर्क डन बाय फोर्स F1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का तो वही होने वाला है। सो फर्स्ट टर्म इज बेसिकली वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स। सेकेंड टर्म is indicating the work done by the second force. Third term is indicating the work done by third force. तो ये थर्ड फोर्स का वर्क डन हो जाएगा, ये फोर्थ फोर्स का वर्क डन होगा, और इस तरह से नेट फोर्स का वर्क डन निकल आएगा। तो यहाँ से एक कंक्लूडिंग पॉइंट निकलता है जो कई बार आपके एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि प्रूफ कीजिए कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज सम ऑफ द वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस। सो यस, सो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज sum of the work done by individual forces। और ये इंडिविजुअल फोर्सेस कितने हैं? अगर यहाँ पर 4 थे तो हम i इज इक्वल टू 1 to 4 तक इसको समेशन में रख देंगे। अगर n नंबर होंगे तो फिर n नंबर रख सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूफ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉस अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं तो उनके इंडिविजुअल वर्क्स का सम टोटल वर्क डन के बराबर होता है। तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे? अगर हमको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो हम 2 तरह से हैंडल कर सकते हैं। या तो हम इंडिविजुअल वर्क डन निकालें, उनको ऐड करें, या फिर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें और उसका वर्क डन कैलकुलेट कर लें। दोनों से अपने को सेम आंसर मिलने का। ओके, नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट वर्क से रिलेटेड कंसिडर करते हैं। वर्क डन का जो डेफिनेशन है वो F डॉट डी आर है, ठीक है, और इसको हम पढ़ते हैं दिस इज़ द वर्क डन बाय फोर्स F व्हेन द डी आर डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। तो इसका कई बार क्या होता है कि फोर्स एक्ट कर रहा होता है बॉडी में और बॉडी ट्रांसलेट कर रही होती है। कई बार रिजिड बॉडी होती है, कई बार फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, कई सारे केसेस होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किसका देखा जाता है, बॉडी के कौन से पार्ट का देखा जाता है? तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं कि जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को यूज़ किया जाता है। सो हेयर displacement is of point of action of force, point of action of force।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाता। लेट्स से कि अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, बेसिक केस लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और आपने इस पर एक फोर्स लगाया, ये एक ब्लॉक है लेट से और ग्राउंड पे रखा हुआ है, और अगर आपने इस पर एक फोर्स लगाया एफ, ये फोर्स, तो एफ जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है, इस पॉइंट लेट से पी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो इस पी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मीन्स अ पॉइंट ऑन विच द फोर्स एक्ट, बिकॉज फोर्स लगाएंगे आप तो फोर्स किसी एक पॉइंट पे लग रहा होगा, वो जिस पॉइंट पर द फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपको पकड़ना होता है। हो सकता है ये इंटायर बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा हो, तो पी पॉइंट का भी वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आता है, राइट। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेट्स एक पर्सन है और एक पर्सन स्टेयर्स पे जा रहा है, या फिर एक पर्सन मूव कर रहा है, लेट्स से सिंपल केस लेते हैं कि ग्राउंड पर ही मूव कर रहा है, ग्राउंड पर ही मूव कर रहा है, राइट। और आपसे पूछ सकता है कि फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन मैन और पर्सन। हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जब पर्सन वॉक करता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हम इसके पर्सन का एबीडी बनाएंगे तो पर्सन के एबीडी में जो फीट पर फ्रिक्शन लग रहा होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होता है, और हम लोग जानते हैं कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक। लेकिन जिस समय वो फीट ग्राउंड पे रखता है उस समय ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है, राइट। लेकिन जिस पॉइंट पर ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है वो पॉइंट मूव नहीं करता है। जब आप फीट रखते हो ग्राउंड पर तो आपका फीट ग्राउंड पे स्टेशनरी होता है और फिर आप फीट को लिफ्ट करके आगे बढ़ते हो। तो जिस पॉइंट पर ये फ्रिक्शन लगा, लेट मी शो लाइक दिस, कि फ्रिक्शन को अगर दूर से दिखाएं और ये दिखाते हैं कि ये पर्सन के फीट पे लगा, लेट्स ये फीट वाला पार्ट है और दिस फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन दिस पर्सन फीट, इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एक्शन फीट हुआ और इस फीट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस फीट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि जब ये कांटेक्ट पे था तब ये फीट रेस्ट पे था, और इसके बाद क्या करेगा, ये फीट को लिफ्ट कर लेगा, लिफ्ट करेगा तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है उस समय डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, और जब ये डिस्प्लेसमेंट करता है बॉडी उस समय फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, अब बोलोगे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर ये एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, राइट। इवन द पर्सन इज मूविंग, अगर ये पर्सन इधर जा रहा है तो किसी टाइम पे कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। दैट मीन्स दिस बॉडी इज मूविंग बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बॉडी दैट मूव्स। वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन द पॉइंट वेयर द फोर्स एक्ट्स, वेदर दैट पॉइंट मूव्स और नॉट। तो जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट करता है अगर वो मूव करता है, यस डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और अगर वो पॉइंट नहीं मूव करता है तो फिर नहीं आनेगा, राइट। सिमिलरली ऐसा पूछा जाएगा कि एक पर्सन है वो स्टेयर्स पे जा रहा है, तो बताइए कि कितना नॉर्मल रिएक्शन, कितना फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क करेगा। तो आप बोलोगे कि जब नॉर्मल रिएक्शन एक्ट देखो ये ऊपर जाएगा तो इसका ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी होगा और नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर कर रहा है ना। बट आप पाओगे कि वर्क डन कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन का। सो वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, आप बोलोगे कि नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा आना चाहिए, डॉट डी एच और डी आर। लेकिन जब आप फीट को स्टेयर पे रखते हो तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता है, और जब आप अपने फीट को ऊपर ले जा रहे होते हो तो उस समय फीट ग्राउंड को छोड़ चुका होता है। तो जब एच डिस्प्लेसमेंट कॉज होता है एट दैट मोमेंट देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन, देन यूल फाइंड इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में लोगों ने बात किया कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, और फिर जिस फोर्स का वर्क डन चाहिए उस फोर्स को यूज़ करेंगे तो उस फोर्स का वर्क डन आपको पता चल जाता है। अब आपको इस एक्सप्रेशन में सभी पॉइंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये वर्क डन बाय द फोर्स है, कौन सा फोर्स जो पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकेंड, यहाँ पर वही फोर्स यूज़ करेंगे जिसका वर्क डन निकालना है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे किसका, उस पॉइंट का जहाँ पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर ये एक सिंगल फोर्स है तो सिंगल फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उसको हमको वॉच करना होता है। हाँ, स्टोरी बहुत सिंपल होती है। अगर कोई रिजिड बॉडी है दैट मीन्स बॉडी एक साथ चल रही होती है तो पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वही होता है जो पॉइंट का होता है।
और इस तरह के केसेस में भी हमको ख्याल रखना है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था क्या वो वास्तव में मूव कर रहा था या नहीं। वर्क से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग कवर कर लेते हैं, लेट्स से कि अगर आपको एक ग्राफ दिया जाता है कभी, और वो ग्राफ दिया गया है लेट्स से बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्स भी लिखा जा सकता है या फिर आर भी लिखा जा सकता है, और कोई भी कर्व आपको दिया जा रहा है, लेट्स से इस तरह का एक कर्व दिया गया, तो आपसे पूछा जा सकता है वर्क डन बताइए किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक के लिए, मे बी दिस पॉइंट। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपको एक एरिया कैलकुलेट करना चाहिए, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकाला जाता है। एरिया अंडर ग्राफ, किसी भी ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब होता है इंटीग्रेशन ये और इसका डिवर्जन, राइट। सो वाई डी एक्स लिखा करते थे, तो यहाँ पर एफ डी आर आ जाएगा, एफ डी आर, राइट। तो अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, तो आप देखोगे कि ये एफ डी आर हो गया है। एफ डी आर का मतलब हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ एज्यूम की गई है कि कॉस जीरो है, दैट मीन्स एंगल जीरो है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन पर हैं तो आप पाओगे कि एफ डी आर क्या बन जाएगा, ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में पाए जाते हैं और ऐसा फोर्स लग रहा है जो डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है, सो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव अस द वर्क डन बाय दैट फोर्स। सो एक छोटा सा पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में अपने वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।